Hello students, good morning. This is chapter Force and Laws of Motion of class 9, chapter 9, and welcome students. This is today we are doing NCERT textual question answers. That is the part 1 in which we will cover question 1 to 9 because there are total 18 question and in first part we have to cover 9 question. Okay students, I hope this is very helpful for you. So now we have to start students. So see, question number 1 is on your screen. See what the question is saying to us. Question 1 is saying to us students, an object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? क्या कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है उस पर नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जीरो है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होगा एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ? इफ़ यस, अगर वो ट्रैवल कर रहा है, सेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो आपको वो कंडीशंस बतानी है कि किन कंडीशंस में वो ट्रैवल करेगा. इफ़ नो देन आल्सो टेल रीजन. अगर ये बात यस है कि वो ट्रैवल करेगा तो भी आपको रीजन्स देने हैं, और नो है तो भी आपको रीजन्स देने हैं. सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर 1. So what the question is saying? So we are saying yes. The object experience a net zero external force. It is possible for the object to traveling with a non-zero velocity. अगर आपका external force जीरो है, तब भी पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट एक नॉन जीरो वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करेगा. ऑब्जेक्ट travel with a non-zero velocity. ओके, अगर अनबैलेंस फोर्स मतलब कि जो बाहर से हम फोर्स देते हैं अगर वो जीरो हो तब भी ये चांसेस हैं कि ऑब्जेक्ट विद ए नॉन जीरो वेलोसिटी ट्रैवल करे. बट इसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि ये किन कंडीशन में वर्क करेगा. ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है और बॉडी ट्रैवल कर रही है तो क्या कंडीशंस होंगे, हमें वो कंडीशंस बतानी है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट शुड बी move with uniform velocity. Object should be moved with uniform speed, or you can say velocity, with uniform speed in a straight path. ओके, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म स्पीड में स्ट्रेट पाथ में मूव करना है. सेकंड कंडीशन क्या है बेटा? सेकंड कंडीशन क्या है? देयर शुड बी नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड. नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड की मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए. थर्ड कंडीशन क्या कहता है बेटा? ये थर्ड कंडीशन कहता है देयर शुड बी नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. नो change in direction of motion. Okay, there should be no change in direction of motion. What is the fourth condition? The friction between object and the ground must be zero. Friction between object and ground must be zero. ओके, जब फ्रिक्शन जीरो होगा तो बॉडी अपने आप मूव करती रहेगी और एयर रेजिस्टेंस ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट मस्ट बी जीरो. जो आपका एयर रेजिस्टेंस है बेटा वो भी क्या होना चाहिए? एयर रेजिस्टेंस ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी क्या होना चाहिए बेटा? मस्ट बी जीरो. ओके, सो स्टूडेंट, दीज आर द कंडीशंस which must be satisfied when the object is traveling with an external force 0. Okay, so now we are doing question number 2. So what the question number 2 is saying to us students? So question number 2 is on your screen and this question is saying to us beta, when a carpet is beaten, जब कोई कारपेट है उसको आप बीट करते हो किसी स्टिक से, डस्ट कम्स आउट टू इट. एक्सप्लेन. ये कह रहा है कि उसमें से डस्ट बाहर आ जाता है. ठीक है, जब आप किसी भी कारपेट पे स्टिक से बीट करते हो तो डस्ट बाहर आ जाता है. क्यों, कैसे, आपको वो एक्सप्लेन करना है. ठीक है बेटा. सो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2.
What the question is saying? The question is saying we are having a carpet. Suppose this is a carpet, okay, and this is a stick. This is a stick. This is a stick and this is a carpet. ठीक है, और कारपेट पे क्या कह रहा है? कारपेट इज बीटन विद स्टिक, मस्ट डस्ट मस्ट बी कम आउट। तो बेटा ये आपकी कारपेट है, तो सपोज करो ये कार के ऊपर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये क्या है बेटा? डस्ट पार्टिकल्स है। ठीक है, ये डस्ट पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे कोई भी पर्सन है जिसने स्टिक को लिया हुआ है, उस पर डंडे से मार रहा है। तो जब ये इस पे डंडे से इस पे मारेगा तो कारपेट किस में आ जाएगी बेटा? कारपेट आ जाएगी आपकी मोशन में। ठीक है, और जो डस्ट पार्टिकल है वो किस में रहेंगे बेटा? रेस्ट में, ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो आपको रीजन समझ में आ गया। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन ए हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक देन द फोर्स ऑफ स्टिक्स मेक्स द कारपेट मूव। ठीक है, सो व्हेन वी बीट ए कारपेट विथ स्टिक then the carpet move to and fro slightly. Then carpet move to and fro slightly. तो कारपेट क्या करेगी? मूव करेगी। एंड बट द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट, बट डस्ट particle remain in rest. Okay, dust particles remain in rest due to their inertia, so they come out due to inertia। जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेटा, due to inertia, so they come out। Okay, now is it clear to you? Now we are doing question number 3. So students, the question number 3 is on your screen. What the question number 3 is saying to us? Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? कि किसी भी लगेज पे, कोई भी हमारे पास लगेज है, उसको हम गाड़ी की छत पे टाई क्यों करते हैं, बांधते क्यों हैं? ठीक है, ये आपको बताना है बेटा। तो इसमें हमें क्यों सलाह दी जाती है कि आपके पास कोई व्हीकल है, उसके ऊपर कोई लगेज है, उसको क्यों टाई करते हैं? ठीक है बेटा, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर 3। सपोज वी आर हैविंग ए व्हीकल एंड देयर इज सम लगेज विच इज टाई एट हियर, क्लियर, एंड द व्हीकल इज मूविंग लाइक दैट, सो देयर मस्ट बी 2 कंडीशन। देखो बेटा, अगर कोई व्हीकल मूव कर रहा है, ओके, सो मैंने आपको पहले भी कराया था, जब इस चैप्टर को पढ़ाया था तब आपने इसमें देखा था कि इनर्शिया वाले चैप्टर में हमने आपको जो न्यूटन्स लॉ कराए थे, फर्स्ट न्यूटन लॉ, उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये क्यों सलाह दी जाती है। तो आपको पता है, अगर कोई भी बस, ठीक है, अगर कोई बस, फिलहाल मान लो आपके पास 2 कंडीशन होंगी। अगर कोई बस रेस्ट में है, ठीक है, अगर कोई भी बस है वो रेस्ट में, उसमें कोई बंदा बैठा हुआ है, तो अगर ये बस एकदम से क्या आ गई? मोशन में आ गई। बस किस में आ गई? एकदम से मोशन में। तो बेटा जब बस एकदम से मोशन में आई तो इसका लोअर पार्ट तो क्या हो गया? मोशन में आ गया, बट जो ऊपर वाला पार्ट है वो किस में रहा? रेस्ट में रहा। तो ऊपर वाले पार्ट को तो क्या लग रहा है कि मैं रेस्ट में हूँ, लेकिन लोअर पार्ट आगे निकल चुका है, ये पार्ट आगे। तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये पार्ट हमारा पीछे। इसलिए जब कोई भी बस होती है, जब एकदम से चलती है तो हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, पीछे की तरफ क्या हो जाते हैं? बैंड हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली देन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इफ बस स्टार्ट मूव सडनली, bus start move suddenly, then due to inertia of rest, luggage kept on roof of bus tend to remain at rest. Luggage also want to in rest. रेस्ट, लगेज भी यही चाहेगा कि वो रेस्ट में रहे। सो दे फॉल डाउन फ्रॉम रूफ ऑफ बस, सो दे लगेज फॉल डाउन
ओके, क्या कह रहा है बेटा, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक बंदे की बात करी थी, सपोज करो इसकी जगह अगर कोई लगेज होता है, ये लगेज है बेटा, ये बस एकदम से मूव करेगी, तो जब बस मूव करेगी बेटा, तो जब बस मूव करेगी तो लगेज का ये वाला जो पार्ट है ये किस में है, रेस्ट में है, ठीक है, फिलहाल सारा पार्ट रेस्ट में है। लेकिन जब गाड़ी ने क्या किया, मूव किया, तो जो लगेज का ये वाला पार्ट है ये किस में आ गया, मोशन में, और ये वाला पार्ट किस में है, रेस्ट में। तो जब गाड़ी एकदम से क्या करेगी, गाड़ी एकदम से मूव करेगी, तो ये वाला पार्ट किधर हो जाएगा बेटा, सडनली पीछे की तरफ झुक जाएगा, गिर जाएगा नीचे, फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीजन था। अब इसका सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है बेटा कि अगर कोई चलती हुई बस रुकेगी तो क्या होगा, ठीक है, चलती हुई बस रुकेगी तो क्या हो जाएगा। तो चलती हुई बस में देखो बेटा, सेकंड केस क्या हो सकता है कि अगर कोई बस है, ठीक है, यहाँ पे कोई लगेज टाई कर रखा है, ये मूव कर रही है और ये एकदम से क्या हो जाती है, बस स्टॉप हो जाती है। तो जब बस मूव कर रही है तो ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी किस में है, मोशन में है, ठीक है। जब बस ने एकदम से ब्रेक अप्लाई करी, जब बस एकदम से स्टॉप हुई, तो ये वाला जो लगेज का ये वाला पार्ट है ये तो किस में आ गया, रेस्ट में, बट ये अभी भी किस में है, ये तो इसको तो मोशन ही फीलिंग आ रही है ना अभी भी, इसलिए ये पार्ट क्या हो जाएगा, आगे की तरफ फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रीजन समझ में आया। तो इफ ए मूविंग बस स्टॉप सडनली ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, इफ ए मूविंग बस स्टॉप सडनली if a moving bus stops suddenly, then due to inertia of rest, luggage kept on roof tend to remain in motion, ठीक है। तो जो लगेज है वो क्या चाहेगा, लगेज वोंट टू रिमेन इन मोशन, लगेज तो यही चाहेगा कि वो मोशन में रहे, रिमेन इन मोशन, ठीक है। लगेज वॉन्ट टू रिमेन इन मोशन, सो दे फॉल डाउन फ्रॉम द रूफ ऑफ द बस, ठीक है। वो मोशन में रहेगा इसलिए वो क्या हो जाएगा, बस से फॉल डाउन हो जाएगा, सो इट फॉल डाउन। तो ये क्या हो सकता है, गिर सकता है बेटा, दैट्स वाई वी टाई। इसलिए जब भी आप ध्यान रखो बेटा, आपके पास भी व्हीकल्स होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी लगेज आप गाड़ी के ऊपर कैरी करते हो उसको हमेशा क्या करके रखो, टाई करके रखो, ठीक है। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल फॉर यू। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is saying to us, a batsman hits a cricket ball which then roll on level ground. Okay, after covering a short distance, कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद the ball comes to rest, the ball slow to stop. कुछ टाइम के बाद बॉल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, धीरे धीरे रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इसका आपके पास 4 ऑप्शन है बेटा, क्यों रुक जाती है, क्योंकि द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड है ना, बट जो बैट्समैन था उसने बॉल को हार्डली हिट नहीं किया। वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल, तो बेटा वेलोसिटी इसके एग्जर्ट नहीं होती। देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन, बॉल के ऊपर कोई ऐसा फोर्स लग रहा था जो मोशन को अपोज कर रहा था, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स हो सकता है। तो देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द बॉल, सो द बॉल वुड वांट टू बी रेस्ट, क्योंकि बॉल पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं था इसलिए बॉल अपने आप रेस्ट में आ गई। तो बिल्कुल गलत है बेटा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि कोई भी बैट्समैन है उसने अगर बॉल को किक किया, ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद बॉल क्या होगी, स्टॉप हो गई। क्यों? बिकॉज बॉल पे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक मोशन लग रहा था जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो इसलिए इस बॉल पे क्या लगा, अपोजिंग मोशन में एक फोर्स लगा, सो इस वजह से बॉल किस में आ गई, रेस्ट में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5. So question number 5 is saying a truck start from rest and roll down on a hill with a constant acceleration. कोई ट्रक है बेटा, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कोई भी एक ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है और एक हिल, एक पहाड़ से नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलेरेशन के साथ। एक ट्रैवल इन डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, उसने डिस्टेंस ट्रैवल करी बेटा 400 मीटर। ओके, टाइम इसने लिया 20 सेकेंड और उसके बाद क्या करा, इट्स एक्सेलेरेशन। हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें इसका एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है, ओके। और फोर्स एक्टिंग ऑन इट मास, इसका मास दे रखा है 7 टन, मास इसका दे रखा है बेटा
7 टन। और आपको पता है बेटा 1 टन किसके इक्वल होता है? 1000 के इक्वल होता है। तो वो कितना हो जाएगा? 7000। चलो बेटा इसको हम फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। हमारे पास एक ट्रक है और वो ट्रक एक हील पे ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ मूव करते हुए आ रहा है। ठीक है, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या कर रहा है? जो एक्सेलरेशन है ना उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कितने डिस्टेंस कवर करी बेटा? जब वो ग्राउंड पे आया तो बेटा उसने इतनी डिस्टेंस कवर करी 400 मीटर। टाइम उसने कितना लिया बेटा? टाइम उसने लिया 20 सेकेंड। ठीक है, टाइम उसने लिया 20 सेकेंड। तो बेटा आप यहाँ पे ध्यान से देखो स्टार्टिंग कंडीशन उसने क्या दी है। स्टार्टिंग कंडीशन देखो, पहले सबसे पहले ट्रक किस में है? रेस्ट में है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर है कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। डिस्टेंस यानी कि एस कितना कवर करा बेटा उसने? 400 मीटर। टाइम कितना लिया बेटा? 20 सेकेंड। ए हमें फाइंड आउट करना, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना। मास दे रखा है बेटा 7 टन। ठीक है, 7 टन दे रखा है बेटा। इसको अगर हम उसमें चेंज करेंगे किलोग्राम में तो 7 × 1000 कितना हो जाएगा? 7000 किलोग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है बेटा। तो अब हम लगाएंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ मोशन की लॉज। वो क्या कहता है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर। ये फॉर्मूला हम लगाएंगे बेटा। अब देखो हमारे पास एस गिवन है, यू भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो हमें ए फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो अगर आपको यहाँ से ए फाइंड आउट करना है तो ए क्या हो जाएगा बेटा? ए देखो आप यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो एस कितना है बेटा? 400। ठीक है, यू कितना है? 0। टाइम कितना है? 20 प्लस हाफ ए। टाइम कितना है बेटा? 20 × 20। तो देखो बेटा ये तो कितना हो गया? फिनिश हो गया, 0 हो गया। ओके, और अब कितना हो जाएगा? 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू ए इंटू 400। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो 400 से 400 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए यहाँ से ये 2 इधर चला जाएगा तो ए कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? ए की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने एक पार्ट में तो ये निकाल दिया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमसे क्या निकलवा रहा है? सेकेंड पार्ट में हमसे फोर्स निकलवा रहा है। फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू एम ए। मास कितना गिवन है बेटा? 7000। एक्सेलरेशन कितना है बेटा? 2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा 14000 न्यूटन। सो दिस इज द required force. The force acting on the truck is 14,000 Newton. So this is the solution of question number 4. Now, sorry, question number 5 बेटा। ये question number 5 है बेटा, मैंने गलती से बोल दिया। This is question number 5. So now we are doing question number 6. So what the question number 6 is saying? This is question number 6. A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen सरफेस ऑफ ए लेक एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस। कोई एक स्टोन है बेटा 1 kg का, उसको एक इतनी वेलोसिटी के साथ फेंका गया है फ्रोजन सरफेस ऑफ लेक पे। कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा कुछ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। आइस और स्टोन के बीच में हमें क्या निकालना है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा हमारे पास क्या दे रखा है? वो क्या कह रहा है कि जो स्टोन है ना वो मूव कर रहा है। इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे दी? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, v हमें नहीं पता फाइनली उसकी वेलोसिटी, क्योंकि अच्छा फाइनली हाँ बता रहे हैं बेटा, फाइनली वो रेस्ट में आ गया तो v कितना हो गया आपका? 0 मीटर पर सेकेंड हो गया। एक्सेलरेशन हमें क्या करना है बेटा? फाइंड आउट करना है। ठीक है, और s हमारे पास कितना दे रखा है बेटा? s दे रखा है 50 मीटर। एस 50 मीटर दे रखा है। तो बेटा ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें यू वी ओ ए और एस हो तो आपको पता ही है वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2a एस। ऐसे निकालना है यहाँ से, तो एस क्या हो जाएगा? वी स्केयर माइनस यू स्केयर अपॉन 2a। इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दो तो एस इज इक्वल टू वी कितना हो जाएगा? 0 माइनस 20 का स्केयर 400, 20 × 20 और 2 × 1 मिनट बेटा, हमें ए निकालना है ना तो हम यहाँ पे ए ले आएंगे और यहाँ पे एस की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, और इंटू में यहाँ पे हमें ए निकालना है तो एस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 50 कितना हो जाएगा? माइनस 400 अपॉन 100 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये क्या आ गया बेटा? अपना एक्सेलरेशन हो गया।
ठीक है। अब क्या कह रहा है, फोर्स बताओ। तो फोर्स केवल आपको पता ही है, जैसे पीछे वाला क्या था वैसा ही ये है बेटा, F इज इक्वल टू एम ए। एम हमारे पास कितना है बेटा 1, ठीक है। एम कितना दे रखा है बेटा, इसमें 1 kg दे रखा है बेटा, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन। तो 1 इंटू ए कितना है -4, कितना हो जाएगा -4 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स दैट वी वांट टू फाइंड आउट। सो दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द स्टोन एंड द आइस। किसके बीच में फोर्स है बेटा, ये स्टोन एंड आइस, ठीक है। द नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो फोर्स है वो अपोज द मोशन ऑफ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है मोशन को, स्टोन के मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7। 8000 किलोग्राम इंजन पुल्स से ट्रेन ऑफ 5 वैगन ईच ऑफ 2000, मतलब एक वैगन होता है बेटा, वो डिब्बे होते हैं ना जो गाड़ी के वे, ठीक है। हर एक का वेट कितना है, हर एक का मास है 2000 किलोग्राम। एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रहे हैं वो, ओके। और इंजन कितना फोर्स लगा रहा है 40,000, और उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो है 5000 न्यूटन। हमें कैलकुलेट करना है नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है बेटा, नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स, ठीक है। सो हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। सेकंड में हमें फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। थर्ड में हमें फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आंसर नंबर 7। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फोर्स निकालना है बेटा। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन, तो बेटा इंजन ने कितना फोर्स लगाया, फोर्स बाय इंजन ने कितना फोर्स लगा रखा है 40,000 न्यूटन। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है बेटा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स कितना है, एफ फ्रिक्शन फोर्स में रखा बेटा 5000। तो बेटा एफ नेट कितना हो जाएगा, जो इंजन वाला फोर्स है माइनस फ्रिक्शन वाला फोर्स। तो 40,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा 35,000। दिस इज द नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। नाउ सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। हमें क्या निकालना है, ए निकालना है ट्रेन का। क्या निकालना है, ए निकालना है, ठीक है। तो वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन ऑन द ट्रेन 35,000, ठीक है। ये फोर्स है, ठीक है। और मास ऑफ द वैगन 1, मास ऑफ 1 वैगन, एक वैगन का कितना मास है बेटा, एक मास ऑफ 1 वैगन इज 2000 किलोग्राम। तो टोटल वैगन कितने हैं 5। तो मास ऑफ 5 वैगन कितना हो जाएगा 2000 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 10,000 किलोग्राम। ये टोटल मास हो गया उसका, ठीक है। अब हमें पता है कि जो फोर्स की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, हमें यहाँ पे ए निकालना है। तो वी नो दैट एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ए क्या हो जाएगा एफ बाय एम। एफ कितना है हमारे पास 35,000, एम कितना है 10,000। तो हम ए निकालेंगे, तो ए कितना हो जाएगा 35,000 अपॉन में 10,000। 30 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारे पास, ए आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आया था, एफ नेट आया था, ठीक है बेटा। अब हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है। तो देखो बेटा हमारे पास क्या बेसिकली एक ट्रेन है, ठीक है। हमारे पास क्या बेसिकली एक ट्रेन है। ये ट्रेन का मान लो इंजन है और ये उसके वैगन है, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट है। ये वैगन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 5 वैगन हमारे पास है। तो हमें देखो फाइंड आउट क्या करना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। जो फोर्स निकालना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, ठीक है। 1 2 पे कितना फोर्स लगाना है, तो बेटा 1, ये जो इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स, मतलब टोटल इन चारों पे तो लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि देर आर 5 वैगन, 5 हैं वैगन, ठीक है। अब बट देर आर ओनली 4 वैगन बिहाइंड वैगन 1 नाउ। इसके पीछे तो 4 हैं, तो जो ये इस पे फोर्स लगाएगा वही फोर्स इन पे लगेगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू एम ए।
ठीक है। तो ये जब हम फोर्स निकालेंगे तो मास किसका लेंगे बेटे हम, मास ऑफ 4 वेगन, मास हो, क्योंकि जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इन सब पे लगेगा, तो 4 वेगन का मास लेना पड़ेगा। और एक्सेलेरेशन जो हमारा है, एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रेन जो हमने अभी निकाला था 3.5, तो मास ऑफ 4 वेगन कितना हो जाएगा 2000 इंटू 4, एक और इंटू में 3.5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 8000 इंटू में 3.5 कितना हो जाएगा बेटा 28,000 न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स of wagon 1 on wagon 2 is 28,000 Newton. Now question number 8. An automobile stop vehicle has a mass of 1500 kilogram. What must be the force between the vehicle and the road? रोड और व्हीकल के बीच में हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। ओके, इट्स टू बी स्टॉप विद नेगेटिव एक्सेलेरेशन, और एक्सेलेरेशन दे रखा है कि हमें कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या मिला हो बेटा, मास ऑफ व्हीकल, व्हीकल का कितना मास है बेटा 1500 किलोग्राम, कितना दे रखा है 1500 किलोग्राम। एक्सेलेरेशन इज गिवन टू अस -1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ वी नो दैट F is equal to ma, F is equal to ma. Okay, so this is 1500 into -1.7, and after multiplying or solving 1517 by 10, 0 से 0 cancel out, and after multiplying we are getting 25 minus 2550 Newton. So this is the force between the vehicle and the road is 2550 Newton. The negative sign of the force show that the force act in a direction opposite to the direction of motion of a vehicle. Okay, now we are question number 9. What is the momentum of an object of mass m moving with a velocity v? कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और वो एक v वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, आंसर है ये आपका। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है, तो उसका आपको क्या बताना है, उसका मोमेंटम बताना है बेटा। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए इज एम वी स्क्वायर, ऑप्शन बी इज दिस इज दिस एम वी स्क्वायर इज लाइक दैट, सी इज हाफ एम वी स्क्वायर, एंड ऑप्शन डी इज एम वी। तो बेटा देखो एम वी स्क्वायर मीन्स एम और वी दोनों का स्क्वायर, इसका मतलब सिर्फ इसका स्क्वायर, और वी नो दैट दिस इज आर द नोट फॉर्मूला ऑफ द मोमेंटम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज the first part of the numericals, that is question 1 to 9. In the next part we are doing question 10 to 18. So thanks a lot students, I hope this is very helpful you. Thank you so much.